हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 16। इससे पहले आपकी 15 क्लासें हो गई हैं केमिस्ट्री की, मतलब मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें जो है पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही फॉलो किया जा रहा है। तो पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो आपके पास में होगा ही। तो आपने देखा होगा वहाँ पर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है पदार्थ। ठीक है, क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ को हमने स्टार्ट किया था और अभी ये जो हमारा क्लास नंबर 16 है ये भी पदार्थ पर ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि जब तक आप पदार्थ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते। क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है, आप कभी भी स्टार्ट करिएगा तो पदार्थ वाला टॉपिक ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं? अणु और परमाणुओं से। और पूरी जो अणु परमाणु है इसकी संरचना जब आप पढ़ लेते हैं तो पूरी केमिस्ट्री में आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेंगे। तो आपसे यही कहेंगे कि आप पिछले सारे सेशन ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे आने वाली जो क्लासें हैं वो अच्छे से समझ में आती जाएँ। क्योंकि थोड़ा सा जब हम टफ़ लेवल को कवर करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए आप पहले बेसिक क्लियर करिए ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि मेन सब्जेक्ट बस जब पूछा जाता है तो चीज़ें बहुत डीप में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में देखेंगे। तो आज केवल धातुओं के बारे में बेसिक जानकारी हम देखेंगे कि धातुएँ होती क्या हैं, इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, ओवरऑल जो है आपके जो तत्व हैं वो कितने होते हैं। अब यहाँ तत्व की बात आई है तो आपको पता होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण बताया हुआ था। पदार्थ को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो आपके भौतिक आधार पर पदार्थ और दूसरा होता है आपका रासायनिक आधार पर पदार्थ। ठीक है, तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ की आपको अवस्थाएं पढ़नी होती, तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी होती हैं? ठोस होती हैं, द्रव होती हैं और गैस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथी अवस्था हमने पढ़ी हुई थी आपकी प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी पढ़ी थी आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं आपको अच्छे से बता चुके थे भौतिक आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण में। फिर आपको पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? अणु परमाणुओं से। ठीक है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा परमाणु संरचना। कहने में तो आसान है कि परमाणु संरचना, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं और यहाँ से आपका केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर होता है। फिर आप आगे जा कर के सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप पदार्थ की संरचना पदार्थ में जो है, पदार्थ किससे बना है? परमाणुओं से। और परमाणु की संरचना पढ़ेंगे तो कई विद्वान आए और उन्होंने पदार्थ के बारे में अपने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। तो जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, थॉमसन ने क्या बताया है। इसके अलावा जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, नाभिक क्या होता है, नाभिक के बारे में किसने बताया, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर चक्कर लगाते हैं, कक्ष क्या कहलाते हैं, कक्षक क्या होते हैं, सबकोश क्या होते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपको मतलब जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाती, क्वांटम संख्याएं क्या कहलाती हैं, आप बाहु की थ्योरी क्या है, आपकी पाउली का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर धातु, अधातु। तो जो रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है, रासायनिक आधार पर पदार्थ कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है आपका तत्व, ठीक है, दूसरा होता है आपका यौगिक और तीसरा होता है आपका मिश्रण। तो ये भी आपको अच्छे से कवर करवा चुके हैं कि तत्व क्या होते हैं, मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब जिसको ना तो हम भौतिक और ना ही रासायनिक विधि के द्वारा हम विभक्त कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, वो तत्व है, मतलब पदार्थ का शुद्ध रूप जो होता है वो तत्व कहलाता है। फिर यौगिक क्या कहलाता है? तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात जब मिलता है, निश्चित होता है, ठीक है, तो वो यौगिक कहलाता है। ये भी एक शुद्ध रूप होता है पदार्थ का। लेकिन जो मिश्रण होता है ये पदार्थ का अशुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें जब कई तत्व मिल सकते हैं, कई यौगिक मिल सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वायु। वायु में कई प्रकार की गैसें हो सकती हैं, अन्य जो हैं धूल के कण हो सकते हैं,
तो ये एक मिश्रण होता है। तो ये भी हम आपको करवा चुके। अब जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के पढ़ने होते हैं हमें, धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व और उपधात्विक तत्व। फिर यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। फिर मिश्रण में आपको समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। फिर विलयन क्या कहलाता है, विलयन में विलेय क्या है, विलेयता क्या होती है। फिर इसके बाद कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम प्रावस्था क्या होती है। इसके अलावा आपको जो है टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है, ब्राउनी गति क्या होती है, स्कंदन क्या कहलाता है, ये चीज़ें। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले हमने जो कल का सेशन देखा था जिसमें हमने आपको आपके कोलाइडी विलयन, निलंबन, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ पर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव तो देख लिया था, लेकिन 1-2 फैक्ट छूट गए थे। वहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। पिछली बार टिंडल प्रभाव को लेकर क्या क्वेश्चन बना था। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपका छोटे से छोटा फैक्ट भी यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और वहाँ पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन जाए आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया था, ब्राउनी गति क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो टिंडल प्रभाव है क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जितने भी ये आप घटनाएं देखेंगे, टिंडल प्रभाव की घटना हो या ब्राउनी गति हो या स्कंदन, ये कोलाइडी विलयन पर डिपेंड रहेगा। अब आपको पता होगा कि कोलाइडी विलयन क्या है, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो इस जो लेक्चर यही वाला जो लेक्चर है आप देख लें एक बार कल का। ठीक है, तो देखिए, कोलाइडी तथा निलंबन के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है किस घटना पर आधारित है, तो ये टिंडल प्रभाव पर आधारित है। अब देखिए, जब किसी कोलाइडी विलयन को तीव्र प्रकाश मतलब इसको गुजारते हैं तो इसके लंबवत रखे जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है, इससे देखते हैं तो जो कोलाइड के कण हैं उसकी काली पृष्ठभूमि में आलपिन की नोक के भांति ये चमकने लगते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे। फिर है आपका स्कंदन। स्कंदन ये कल छूट गया था। तो देखिए, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं, यहाँ अपघट्य होगा, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है। तो पूछ सकता है, इतना आपको क्वेश्चन देगा और कहेगा यह कौन सी घटना है, तो ये स्कंदन कहलाता है। अब इसके बाद बफर विलयन क्या होता है, तो देखिए, वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, जिसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल का जो मिश्रण है एक प्रभावी बफर है। कब है, जब इसे हम पानी में विलीन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है। तो जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये टिंडल प्रभाव, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इस पर आधारित है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका टिंडल प्रभाव होगा। ठीक है, इसके अलावा ब्राउनी गति। तो आप जब कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आप क्वेश्चन तो ज़रूर लगाइए, साथ ही साथ उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनका पूरा विश्लेषण देखिए, कहीं ना कहीं से सर्च करिए, ताकि आप यहाँ पर अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनसे अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि इसके इर्द गिर्द जब आप चीज़ें जाने रहेंगे तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसके करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 और क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आप सोचिए, जैसे आप 50 क्वेश्चन लगाते हैं और 50 के साथ 4-4 क्वेश्चन और, तो कितने 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने आवर्त सारणी भी पढ़नी है। ठीक है, तो आवर्त सारणी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो तत्व मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें, कितने तत्व हैं, धातुएं कौन सी हैं, अधातुएं कौन सी, उपधातुएं कौन सी हैं। तो पहले हम इनकी सामान्य जानकारी देखेंगे, धातु अधातु की। इसके बाद फिर हम आवर्त सारणी को भी आपको करवाएंगे, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सकें। तो देखिए, धातु अधातु और उपधातु। तो वैसे तो आपके तत्व भी हम कह सकते हैं। तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, धात्विक तत्व, आधात्विक तत्व और उपधात्विक तत्व। पिछली बार जो हमने पात्रता परीक्षा के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस ली थी तो उसमें भी ये सारे सेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर
उससे कहीं ज़्यादा डाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा मतलब समय कम था तो कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, लेकिन यहाँ पर कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपका हर एक जो फैक्ट है वो क्लियर होगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जो अभी तक ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 118 ज्ञात तत्व हैं। अब ये डाटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको मेनली याद रखना है जो ऑथेंटिक है वो 118 अभी तक जितने तत्व खोजे गए हैं। अब इनमें से भी इनको वर्गीकृत किया गया है दो प्रकार से। एक तो प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं वो प्राकृतिक हैं, और जिसको मानव ने किसी न किसी विधि से, भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से बनाया होगा, तो उनकी संख्या है 20। तो इस प्रकार से कितनी हो जाती है इनकी संख्या? 118। ठीक है, कितनी हो जाती है? 118। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। संश्लेषित कितने हैं? 20 हैं। अब देखिए, ये जो तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटते हैं: धात्विक या धातु तत्व, अधात्विक या अधातु तत्व, उपधात्विक या उपधातु तत्व। तो धातु तत्व कितने हैं? 91, उपधातु 22 और उपधातुएं हैं आपकी 5। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मिला करके आपके 118 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी जो अधातु होंगी ये भी 3 प्रकार की होंगी। ठीक है, एक तो आपकी गैस अधातुएं होंगी, एक ठोस होंगी आपकी, एक द्रव अधातु होगी। ठीक है, तो ये भी हमें फिर इसका वर्गीकरण पढ़ना है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले धातुएं क्या कहलाती हैं? ऐसे तत्व, अब बार बार तत्व आ रहा है तो आप जब तत्व को जाने रहेंगे तभी तो धातु पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि पिछले लेक्चर देख लें, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए होते हैं और चीज़ें आपको अच्छे से फिर समझ भी आती हैं। तो देखिए, तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। कैसे तत्व? अब इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? तो आपको आयन भी पढ़ाए हैं, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ पर ये चक्कर लगाते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, ये आपको अच्छे से हम करवा चुके हैं। तो धातु क्या कहलाती हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। प्राचीन काल में सिर्फ कितनी धातुएं थीं? 8 धातुएं थीं, और वो कौन कौन सी थीं? तो एक तो कार्बन, सोना, चांदी, टिन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। तो प्राचीन काल में धातुओं की संख्या मात्र 8 थी, और ये जो 8 धातुएं हैं प्राग ऐतिहासिक धातु की संख्या दी गई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, प्राग ऐतिहासिक धातु की संख्या किसे दी गई है या किसे नहीं दी गई है, जोड़े में आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई धातु की सामान्य सी डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन तो लिखना नहीं, बस समझना है। अब गुण देखिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए, 4 ऑप्शन देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा एक धातुओं को प्रदर्शित करता है या धातु के गुण को दर्शाता है या नहीं दर्शाता। तो इस तरीके से, तो इसके भी 2 प्रकार से गुण होंगे, एक तो भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण देखिए, सबसे पहले मुख्य और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है धातु का, एक तो पूछता है धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं और दूसरा धातुएं तन्य होती हैं। अर्थात धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण होता है और तन्यता का गुण होता है। ठीक है, अब ये आघात वर्ध्यता क्या है? तो देखिए, धातुओं को हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? आघात वर्ध्य। मतलब धातुओं को हम पीट सकते हैं हथौड़े से और क्या बना सकते हैं? चादर का रूप दे सकते हैं। धातुओं के इसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी सबसे आघात वर्ध्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कलर्ड किए गए हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्य धातुएं कौन सी हैं? तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु होती है। तो ये भी आपको धातुओं के कुछ फैक्ट याद रख लेने हैं कि कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में होती, कौन सी सबसे भारी है, कौन सी सबसे हल्की है, कौन सी धातु में सबसे अधिक तन्यता का गुण है, कौन में आपकी आघात वर्ध्यता का सबसे अधिक गुण है, कौन सी धातु आपकी जो है सबसे कठोर है, ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, धातुएं आघात वर्ध्यता आप समझ गए, हथौड़े से पीटकर चादर का रूप देना, और तन्यता का गुण भी धातुओं में होता है। अर्थात धातु को हम पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं को हम खींचकर एक पतला तार बना सकते हैं, और सबसे अधिक तन्य धातु भी आपकी सोना होती है। याद रखिए, 1 ग्राम सोना है यदि, तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं खींच करके। लेकिन सभी धातुएं एक जैसी तन्य नहीं होती, मतलब अलग अलग जो तन्यता है
उसकी यहाँ पर मात्रा होगी। अब देखिए सभी धातुएं चमकीली होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सभी धातुएं आघातवर्ध हैं, सभी धातुएं तन्य हैं, सभी धातुएं चमकीली हैं, लेकिन जो अधातु होगी उसकी अपनी अलग जो है क्षमता होगी, अलग गुण होंगे उसके। तो धातुएं चमकीली हैं अर्थात अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती, जब ये शुद्ध होती, लेकिन जब मिलावट हो जाती है तो फिर वो बदल जाता, उसमें चमक नहीं रहती है। ठीक है, तो शुद्ध रूप में यदि कोई धातु है तो वो कैसी रहेगी? चमकदार। और जितनी भी धातुएं हैं सब की सब चमकदार होती हैं। धातु के गुण, इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। फिर है धातुएं तन्य होती हैं। तो देख लिया, धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का घनत्व जो डेंसिटी है वो कैसी होती है? उच्च होती है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक हैं। चालक और सुचालक एक ही बात होती है। कंडक्टर जो होते हैं, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कैसी है? चालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। अब ये चालक क्या होते हैं? तो जो आपको चालन की विधियां हम पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये बताएंगे संवहन विधि क्या होती है, ऊष्मा चालन की विधियां, ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती? चालक होती हैं तथा गलनांक इनका बहुत अधिक होता है। अब पूछेगा सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? तो सबसे अधिक जो चालक धातु वो चांदी है, ऊष्मा और विद्युत की। शीशे की ऊष्मी और विद्युत चालकता सबसे कम है। तो ये भी याद रखना, किसी की सबसे अधिक है तो किसी न किसी धातु की सबसे कम भी तो होगी। तो वो कौन सी है? आपकी शीशा है। ठीक है, अब धातुओं में विद्युत चालकता का घटता क्रम देखिए। घटता का मतलब सबसे पहले सबसे अधिक जो गुण होगा वो होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से। तो सबसे कम जो होता है वो शीशे का होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक चांदी का, जिस तरह मुंह खुला है मतलब सबसे अधिक। ठीक है, फिर उससे कम तांबे का, फिर एल्यूमिनियम, टंगस्टन। तो ये भी पूछ सकते हैं कि धातुओं में विद्युत चालकता का घटता क्रम बताइए। एक ऑप्शन ये दे दिया और दे देंगे 4 बना करके। ठीक है, नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अपवाद है इसका, मतलब जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति क्षारीय होगी, लेकिन इसका एक अपवाद है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, अब देखिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब जो मरकरी होती है आपकी, इसको यदि छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। तो आपको बताना है मरकरी किस अवस्था में होगी। नेक्स्ट है आघातवर्ध्यता या तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसको कई आकार दे सकते हैं। चाहें तो चादर बना लें, तार बना लें खींच करके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं आपके धातुओं के, भौतिक गुण। ठीक है, एक तो आघातवर्ध होती हैं सभी धातुएं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती हैं। ठीक है, ये गुण हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर सबसे हल्की धातु यदि पूछ ले कौन सी है तो लिथियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। ये हुए आपके कुछ भौतिक गुण धातुओं के। अब आप देखिए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो धातुएं विभिन्न प्रकार की अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिकों का निर्माण करती हैं। मतलब जो धातुएं हैं वो अधातुओं से क्रिया कर लेंगी और क्या बना देंगी? यौगिक। तो तत्व तो वैसे क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। ठीक है, शुद्ध होते हैं, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? यौगिक बन जाते हैं। इनका अनुपात निश्चित रहेगा। फिर देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती हैं, जबकि कम अभिक्रियाशील धातुएं जल या भाप के साथ गर्म किए जाने पर अभिक्रिया करती हैं। धातुएं अम्ल और क्षारों से भी अभिक्रिया करती हैं। तो ये कुछ रासायनिक गुण हैं। अब धातुओं की प्राप्ति देखिए कहाँ कहाँ से धातुएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जितने भी शब्दावलियाँ आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाली धातुओं में एल्यूमिनियम कितना मिलता है? 7%, लोहा 4%, कैल्शियम 3%। इनका क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है खनिज मिनरल्स क्या होते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें प्राकृतिक रूप से, मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है मानव का, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में, उन्हीं तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर है अयस्क, ओरस क्या कहलाता है? तो बे खनिज। मतलब ये खनिज कहाँ हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। फिर अयस्क क्या होते हैं, तो वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक और लाभकारी रूप से निष्कर्षित करेंगे, मतलब भूपर्पटी से प्राप्त हुए मतलब खनिज हो गए। अब इस खनिज से हम धातुओं को किसी न किसी विधि के माध्यम से अलग करेंगे, निष्कर्षित करेंगे, तो वही अयस्क कहलाते। तो आपको विभिन्न जो तत्व हैं उनके अयस्क भी पढ़ने हैं धातुओं के, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन सी, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये चीज़ें यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। नेक्स्ट, धातु कर्म क्या होते हैं, तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण या परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या होता है, तो ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए आप। तो अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ मिला होता है वो गैंग कहलाता है। और गैंग को कैसे हटाएंगे, तो फ्लक्स से। अयस्क में मिली गैंग या अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए कुछ बाहर से मिलाया गया पदार्थ होता, वही फ्लक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धातुमल क्या है, तो गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल बन जाएगा। निस्तापन क्या है, इस प्रक्रिया में धातु का अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करता है या करते हैं, तो अयस्क में मिली वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है भर्जन, रोस्टिंग क्या कहलाता है, तो इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें मिली अशुद्धि जो है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट है स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु और फ्लस्क की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब ये सक्रियता श्रेणी पढ़नी है आपको। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम यानी क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें एक क्वेश्चन पूछता सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो कौन सा है, या धातु कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा धातु से अपचयित करते हैं। ये कुछ तत्व दिए गए हैं, इनको किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं ये यहाँ दिया है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित करते हैं। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो ये अभिक्रियाशीलता अगले सेशन में हम देखेंगे, आपके प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क को, ठीक है। किस धातु का अयस्क क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम आपको याद करवाने का भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके धातुएं हैं और उनके अयस्क आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका 100% बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके सारे के सारे क्या देखेंगे, अयस्क प्रमुख धातुओं के, ठीक है। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और क्लासेस यदि पसंद आती हैं तो शेयर भी ज़रूर करिए। बायोलॉजी की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें लगभग आपका बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। वहाँ पर मानव शरीर के तंत्र चल रहे थे, तो 8 तंत्र का अध्ययन आपको करना होता है, तो कंकाल तंत्र हम पढ़ रहे थे, उसका जो भी मैटर बच गया होगा उसको भी हम बहुत ही जल्द कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।